हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने बैंकिंग का सेक्शन स्टार्ट किया था, तो आज हम उसका फोर्थ टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जो आज का टॉपिक है दैट इज़ करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बैंकिंग। तो हम देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं करियर के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। Career opportunities in banking in India are diverse and offer promising avenues for individual interested in finance, economic, customer services, managerial roles। तो different roles available है, जैसे कि जो लोग फाइनेंस में है इंटरेस्टेड है, इकोनॉमिक्स में है, कस्टमर सर्विसेज में है, मैनेजरियल रोल्स में, तो सब कुछ ना कुछ सबके लिए अवेलेबल है बैंकिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो है दैट इज़ बैंक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, दैट इज़ बैंक पीओ। आप लोगों ने सुना होगा। तो बैंक पीओ में होता क्या है? बैंक्स पीओज आर एंट्री लेवल मैनेजरियल पोजीशंस इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड सम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो बेसिकली क्या है? बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर ये एक एंट्री लेवल जॉब होती है जो कि मैनेजरियल लेवल्स की होती है। कहाँ पर देखी जाती है? या तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पब्लिक सेक्टर में देखी जाती है, जैसे कि आप एसबीआई पीओ सुना होगा, और भी डिफरेंट पीओज के एग्जाम्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टिपिकली क्या होती है इनकी? कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोन को प्रोसेस करने का काम करते हैं, अकाउंट्स को मैनेज करना, एंड ब्रांच ऑपरेशंस। तो ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसकी? बैंक पीओ की। POs undergo rigorous training and have opportunities for career progression to higher managerial roles। तो बैंक POs बेसिकली क्या है? उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि अपने करियर को आगे बढ़ाएं एंड हायर मैनेजरियल रोल्स में चले जाएं। इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, मान लो आप बैंक PO बन गए हो, फिर इंटरनल एग्जाम्स देकर आप हायर पोजिशंस हायरार्की में ऊपर की ओर बढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव बैंक क्लर्क। बैंक क्लर्क्स क्या करते हैं? जो भी रूटीन काम होता है, जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के रूटीन काम होते हैं, हर दिन के काम होते हैं, वो कौन करता है? क्लर्क करता है। कस्टमर इंक्वायरी से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें, अकाउंट्स को मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए टास्क, तो ये सारे टास्क कौन हैंडल करता है? क्लर्क करता है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन फ्रंट लाइन ऑपरेशंस। तो फ्रंट लाइन में सामने आपको दिखता कौन है? क्लर्क देखने को मिलेंगे। एंड एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। तो मेक श्योर करता है क्लर्क की जो बैंकिंग ऑपरेशंस है वो अच्छे से हो। क्लर्क स्पेशलाइज्ड कहाँ होते हैं? इन एरिया सच एज कैश हैंडलिंग में, अकाउंट्स को खोलने में, आप मान लो आपको कोई अकाउंट खोलना है उसमें, या फिर लोन प्रोसेसिंग में भी देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट नाम से ही जाओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो कुछ स्पेशलाइज्ड रोल के लिए इनको लाया जा रहा होगा। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एसओज आर रिक्रूटेड फॉर स्पेशलाइज्ड रोल, जैसे कि आईटी, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी एंड क्रेडिट एनालिसिस। तो डिफरेंट रोल्स होते हैं, उसके लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को हायर किया जाता है। एसओज अपने साथ क्या लाते हैं? अपनी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एचआर की बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिन्होंने किया होता है वो एचआर, आप कहते हो ना कि एज एन एचआर इसने ज्वाइन किया है, तो ये अपने साथ क्या ला रहा है? अपना एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहा है। उसके पास उसने जो पढ़ा है, उसके पास जो स्पेशलाइजेशन है, वो एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहे हैं अपने साथ, स्किल्स लेकर आ रहा है टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, कंट्रीब्यूटिंग टू द बैंक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल से जुड़े हुए लोग हैं वो जब आते हैं स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए तो अपने साथ स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ लेकर आते हैं एंड स्किल्स लेकर आते हैं, ताकि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बैंक में हो, मतलब ऑपरेशंस जो हो कम कॉस्ट में हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट रोल क्या हो सकता है? दैट इज़ रिलेशनशिप मैनेजर। तो आप बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर भी बन सकते हो। इनका काम क्या होता है? रिलेशनशिप मैनेजर्स फोकस ऑन मैनेजिंग एंड एक्सपैंडिंग बैंक्स क्लाइंट बेस। तो बेसिकली ये मैनेजर्स करते क्या है? रिलेशनशिप मैनेजर्स है, नाम से ही चले जाते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, राइट। तो इससे क्या करेंगे? ये जो बैंक्स के क्लाइंट है उसे एक्सपैंड करेंगे और क्लाइंट्स को लेकर आएंगे। जैसे कि कौन है इनके क्लाइंट्स? HNIs, दैट इज़ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, कॉरपोरेट क्लाइंट्स हो गए। तो इनके साथ ये क्या करेंगे? अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखेंगे। दे प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस, प्रमोटिंग
promoting banking products and services, and building long-term relationships to enhance customer satisfaction and loyalty. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजर की, तो रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड क्या करता है? फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है, ठीक है, बैंकिंग से जुड़े हुए जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सर्विसेज है, वो देता है अपने क्लाइंट्स को, एंड एट द सेम टाइम वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करता है ताकि कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाइड रहे एंड उनके साथ लॉयल रहें. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज क्रेडिट एनालिस्ट. क्रेडिट एनालिस्ट का मतलब क्या? क्रेडिट को एनालाइज करेगा ये. तो क्रेडिट एनालिस्ट असेस क्या? क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द लोन एप्लीकेंट्स. तो जो जिसको लोन देना है, जो लोन अप्लाई कर रहा है, लोन एप्लीकेंट्स, क्या वो उसका क्रेडिट वर्दिनेस कैसा है, क्या वो लोन समय पे कर पाएगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना, ठीक है, रिस्क को इवेलुएट करना एंड रिकमेंड कि क्रेडिट लिमिट कितनी होनी चाहिए. तो ये सारे काम कौन करता है? क्रेडिट एनालिस्ट करता है. दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग बैंक्स का लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी. इनका मेन काम क्या है कि जो भी लोन्स है, बैंक के जो भी लोन्स है, उनका प्रॉपर पोर्टफोलियो मेंटेन करना, मतलब क्वालिटी लोन पोर्टफोलियो मेंटेन करना, एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय मेकिंग इन्फॉर्म्ड लेंडिंग डिसीजन. तो जो भी लेंडिंग डिसीजंस है वो समझदारी से एकदम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लिए गए ताकि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक मेंटेन रहे, इंक्रीज हो. नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफेशनल्स एडवाइस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर है तो ये क्या करेगा? एडवाइस ही देगा. किसे दे रहा है? कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को दे रहा है. अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस दे रहा है? कब मर्जर करना चाहिए, एक्विजिशन करना चाहिए, मतलब दो कंपनीज को मिलकर एक कब होना चाहिए, या फिर एक कंपनी को दूसरी कंपनी को एक्वायर कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैपिटल को किस तरह रेज करें, ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग्स दैट इज आईपीओस कब आने चाहिए, एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? ये जो कॉरपोरेट क्लाइंट्स है उनको प्रोफेशनल एडवाइस कर रहा है रिलेटेड टू मर्जर एंड एक्विजिशन, कैपिटल रेजिंग, आईपीओज एंड और भी फाइनेंशियल से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन है उस पर. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वर्क इन कॉरपोरेट फाइनेंस. कहाँ पर काम करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स? कॉरपोरेट फाइनेंस में, इक्विटी रिसर्च, ट्रेडिंग पे एंड एसेट मैनेजमेंट रोल्स. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज रिस्क मैनेजर. कौन है नेक्स्ट? रिस्क मैनेजर. तो ये भी एक रोल है. मैनेजर्स ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे एंड मिटिगेट करेंगे फाइनेंशियल रिस्क. तो बेसिकली इनका काम क्या है? रिस्क मैनेजर है तो ये रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन सी जगह पर रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिस्क हो सकती है, ये भी होता है, ठीक है, एंड किस तरह वो रिस्क को रिड्यूस किया जाए. किस तरह की रिस्क की हम बात करें? दैट इज क्रेडिट रिस्क. मार्केट से जुड़ी हुई रिस्क भी हो सकती है, ऑपरेशन से जुड़ी हुई लिक्विडिटी रिस्क. तो इन सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है, जो कि क्रेडिट है, मार्केट, ऑपरेशनल, लिक्विडिटी रिस्क, इन रिस्क को किस तरह आइडेंटिफाई करें और किस तरह इसको रिड्यूस करें, ये किसका काम है? रिस्क मैनेजर का काम है. दे डेवलप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज. रिस्क को मैनेज करने की नई नई स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं ताकि क्या कर सके? टू सेफगार्ड द बैंक्स एसेट एंड इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस. तो ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज क्यों बनाई जा रही है? ताकि बैंक के एसेट्स को बचा कर रखे, सेफ रखे, एंड जो भी कंप्लायंस है, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट ने बनाए या डिफरेंट अथॉरिटीज़ ने बनाए, उसको फॉलो करते रहे. नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल एनालिस्ट. फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें. तो ये क्या करेगा? ये एनालाइज करता है जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंस से जुड़ा हुआ डेटा है उसे एनालाइज करता है, ठीक है, रिपोर्ट्स बनाता है एंड इनसाइट्स प्रोवाइड करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कब और कैसे लेने चाहिए. पोर्टफोलियो को मैनेज करता है एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है. मतलब क्या है? जो लीडर्स है, जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, वो प्रॉपरली प्लान करते हैं कि विजन कंपनी का क्या है, किस तरह के गोल्स होने चाहिए टू अचीव दोस्त, किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सके, अपने विजन पे पहुंच सके. दे वर्क इन एरिया सच एज. ये कहाँ पर काम करते हैं? ये भी कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखने को मिलेंगे, वेल्थ मैनेजमेंट में एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च में.
नेक्स्ट वी हैव ट्रेजरी मैनेजर। ट्रेजरी मैनेजर क्या करता है, ये मैनेज करता है जो भी बैंक की लिक्विडिटी है, मतलब बैंक के कैश से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करता है, कैश फ्लो को देखता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को मैनेज करता है। दे ओवरसी फंड्स ट्रांसफर प्राइसिंग, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, हेजिंग की स्ट्रैटेजीज कम से कम लॉस हो, एंड कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू ऑप्टिमाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बेसिकली ये क्या देखता है, ये देखता है फंड ट्रांसफ़र प्राइसिंग के, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए जितने ट्रांजैक्शंस है उसको देखता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, हेजिंग स्ट्रैटेजीज बनाता है ताकि कम से कम लॉस हो, एंड जो भी रेगुलेशंस बनाई जा रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसे फॉलो करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्म कर सके कंपनी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 10, दैट इज़ ऑपरेशंस मैनेजर। ऑपरेशंस मैनेजर हम नाम से ही देख पा रहे हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। तो ऑपरेशंस मैनेजर क्या करते हैं, जो बैक ऑफिस के ऑपरेशंस है उसे देखते हैं, मतलब बैक एंड का काम करते हैं, देखते हैं कि क्लियरिंग, आपके जो चेक्स है वो क्लियर हुए हैं, सेटलमेंट प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ, रिकन्सिलिएशन का काम करते हैं। रिकन्सिलिएशन क्या होता है, दो सेट्स ऑफ डेटा होते हैं, उसको कंपेयर किया जाता है एंड देखा जाता है कि जो डेटा है वो एक्यूरेट है, सही है या नहीं है। एंड कंप्लायंस विथ ऑपरेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो जो भी ऑपरेशन से जुड़ी हुई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए गए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली फॉलो करना, ये सारा काम किसका है, ये ऑपरेशन मैनेजर का काम है। दे एंश्योर एफिशिएंट वर्कफ्लो मैनेजमेंट एंड अडेरेंस टू सर्विस स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली इनको मेंटेन करना पड़ता है क्या, कि जो भी वर्कफ्लो है उसको प्रॉपरली एफिशिएंटली काम हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम अपने जो सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स है उसको भी मेंटेन करके रखना। तो ये सारे हमने डिफरेंट रोल्स जो है हमने डिस्कस किए हैं कि बैंकिंग के अंदर क्या क्या रोल्स, हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो 90% लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकता है या पीओज हो सकते हैं, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रोल्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें आप भी जाना चाहते हो तो आप भी जा सकते हो। कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, बैंकिंग करियर्स इन इंडिया ऑफर अ डायनामिक एंड रिवॉर्डिंग environment with opportunities to work in diverse role across retail banking, corporate banking, investment banking, risk management and specialized areas। तो हमने देखा कि different sectors में different banks में लोग काम कर सकते हैं, अलग अलग roles available हैं, बहुत ही diverse role available हैं। As the banking sector continues to evolve with technological advancements and regulatory changes, तो हम क्या देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर रेगुलरली चेंज देखने को मिल रहा है, हमारे बैंकिंग सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, ठीक है, रेगुलेशंस में चेंजेस देखने को मिल रहा है। इसीलिए प्रोफेशनल्स चाहिए जिनका एनालिटिकल स्किल्स क्या हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, फाइनेंशियल एक्यूमेन एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हो। कौन से, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हो, आर इन हाई डिमांड टू ड्राइव इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन द इंडस्ट्री। तो ऐसे लोगों की बहुत डिमांड है ताकि नए नए इनोवेशंस देखने को मिले एंड सस्टेनेबली ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखने को मिलता है दैट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग। तो दिस इज आवर 5th टॉपिक रिलेटेड टू बैंकिंग। तो हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं बैंकिंग के अंदर। द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, changing customer expectations, regulatory reforms and evolving market dynamics. Several emerging trends are shaping the future of the banking in India. तो हम देखते हैं कि कौन कौन से नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं बैंकिंग के अंदर। पहला जो पॉइंट है हमारे पास दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? वी आर वेरी वेल अवेयर विद द डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज रिवॉल्यूशनाइजिंग banking operations and customer interactions. Banking are increasingly adopting digital technologies such as internet banking, mobile banking, digital wallets, payment gateways to enhance convenience, speed and security of transactions. तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि बैंक्स क्या है नई नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, जैसे कि हम मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, डिजिटल वॉलेट्स हो गए, ठीक है, हम ई वॉलेट्स का यूज़ करते हैं जैसे कि हम पेटीएम्स में यूज़ करते हैं, पेमेंट गेटवेज है, रेजर पे वगैरह हम यूज़ करते हैं, जिससे हो क्या रहा है
हमारा जो पेमेंट का सिस्टम है बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है, स्पीड हो गया है, एंड जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं हम वो सिक्योर्ड है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो बीइंग लेवरेज्ड फॉर कस्टमर ऑनबोर्डिंग। तो जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इससे क्या हो रहा है कि जो नए नए कस्टमर्स हैं उनको भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, उनको भी नई नई जानकारी दी जा रही है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। लोन प्रोसेसिंग एंड पर्सनलाइज सर्विसेज, देयर बाय इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो बेसिकली क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या हो रहा है कि नए नए कस्टमर्स भी जुड़ रहे हैं, उनको नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल रहा है, बैंकिंग के लोन को आसानी से प्रोसेस कर पा रहे हैं, जल्दी हो पा रहा है, पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ताकि जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, ऑपरेशंस करने का जो भी कॉस्ट है वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, कम हो जाए कॉस्टिंग, और रिटर्न क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, एंड कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। देन वी हैव फिनटेक कोलाबोरेशन। फिनटेक कोलाबोरेशन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का कोलाबोरेशन। तो कोलाबोरेशन बिटवीन द ट्रेडिशनल बैंक्स एंड फिनटेक कंपनीज इज ऑन द राइज। तो अभी क्या हो रहा है, दोनों चीज़ कोऑपरेट हो रही है, जैसे कि जो बैंक्स है, पुराने ट्रेडिशनल बैंक्स है, और जो फाइनेंशियल कंपनीज है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल टेक कंपनीज, वो क्या है, मिलकर काम कर रही है। तो फिनटेक फर्म्स ब्रिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस इन एरिया सच एज पीयर टू पीयर लेंडिंग। मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग मतलब लेंडिंग विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द थर्ड पार्टी। तो नए नए ये सॉल्यूशंस लेकर आ रही है फिनटेक कंपनीज। कौन से एरियाज में देखने को मिल रहे हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग में। अब जो एडवाइजरी सर्विसेज है हम देख रहे हैं कि रोबोट के थ्रू भी हो रही है, दैट इज रोबो एडवाइजरी सर्विसेज। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में देख रहे हैं बहुत ही राइज कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एनालिटिक्स, बैंक्स आर पार्टनरिंग विथ, किसके साथ पार्टनर बना रहे हैं, फिनटेक के साथ, ताकि क्या हो, एनहांस करे प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट और नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आए। ठीक है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाए, एंड टैप इनटू न्यू कस्टमर सेगमेंट, नए नए कस्टमर सेगमेंट्स को ट्रैप करे या नए नए सेगमेंट्स की तरफ पहुँचे, एंड फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एजाइलिटी इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो अल्टीमेटली क्या है, नए नए इनोवेशंस आए एंड क्विक हो चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस हैज़ बिकम अ की डिफरेंशिएटर फॉर द बैंक्स। तो बेसिकली जो कस्टमर है वो बैंक्स को डिफरेंशिएट किस पे करता है, अपने ओन एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बैंक्स को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। देयर इज अ ग्रोइंग एम्फोसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर्स थ्रू डेटा एनालिटिक्स एंड कस्टमर इनसाइट्स। तो बेसिकली क्या है, आज की डेट में एम्फोसिस की जाती है कि कस्टमर्स के प्रेफरेंस को समझा जाए, कस्टमर्स के नीड को समझा जाए, उसे क्या चाहिए वो समझा जाए, और ये सारी चीज़ें किस तरह समझ में आएंगी, थ्रू डेटा एनालिटिक्स एंड जो भी कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फीडबैक है, वो सारी चीज़ों से उसके बिहेवियर, उसके टेस्ट, उसके प्रेफरेंस के बारे में पता चलेगा। बैंक्स आर इन्वेस्टिंग इन पर्सनलाइज सर्विसेज, हर बंदे को सर्विस अपने हिसाब से उसको दे रही है, पर्सनलाइज्ड कर रही है सर्विसेज। ओमनी चैनल इंटीग्रेशन, ओमनी चैनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट चैनल्स को कंबाइन करके, जितने सारे चैनल्स अवेलेबल हैं उसको कंबाइन करके कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बैंक है तो बैंक की अपनी एक वेबसाइट है, ठीक है, एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह जितने भी चैनल्स हैं वहाँ यूज़ करके कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की ट्राई करती है। एंड सीमलेस यूज़र इंटरफेस टू डिलीवर सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस वेरियस टच पॉइंट्स। तो सीमलेस यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है कि ईजीली एक अच्छा इंटरफेस हो ताकि कस्टमर को अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस मिले, एंड ध्यान रखा जाता है कि उनके टच पॉइंट्स हमेशा टच किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल उनको एसएमएस करके, कॉल्स करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एआई एंड मशीन लर्निंग। वी आर वेरी फेमिलियर, आजकल एआई का ही ज़माना चल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आर बीइंग डिप्लॉयड टू ऑटोमेट रूटीन टास्क। तो जो भी रेगुलर टास्क है, हर दिन के जो टास्क होते हैं उसको ऑटोमेटिक कर देना किसके थ्रू हो जाएंगे, एआई एंड मशीन लर्निंग। आजकल हम चैटबॉट्स देखते हैं, राइट।
इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, इससे क्या होगा, रिस्क हम प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। एंड एनहांस फ्रॉड डिटेक्शन एंड पर्सनलाइज कस्टमर इंटरेक्शंस। तो फ्रॉड डिटेक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे तरीके से फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाएंगे। एंड कस्टमर इंटरेक्शन क्या है, पर्सनलाइज्ड होगा। चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स, हमने ये देखा ना, चैटबॉट्स आजकल अगर मैसेज करते हो, रेलवेज में भी देखोगे तो चैटबॉट दीक्षा, ठीक है, तो हम मैसेज करते हैं तो आगे से हमें रिप्लाई आता है, तो ये सारे किसका यूज़ कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं एंड एआईज का यूज़ कर रहे हैं। तो चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, ये यूज़ किए जाते हैं ताकि रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट मिल सके, मतलब जब भी आप मैसेज करो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है। एंड पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस, एनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो इससे बेसिकली क्या होगा, ऑपरेशंस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से ऑपरेशंस हो पाएंगे एंड जो कॉस्ट है, एंड कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिमेन्स अ क्रिटिकल फोकस एरिया फॉर बैंक्स इन इंडिया। तो बेसिकली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है बैंक्स के लिए हमारे इंडिया में, विथ स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब क्या, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सच एज KYC। आजकल आप देखते हो ना कि KYC इज कंपल्सरी, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस, GDPR, India's Personal Data Protection Bill, and cyber security threats. Banks are investing in robust compliance framework, cyber security measures, and data protection strategies to safeguard customer information and ensure regulatory compliance. तो basically banks क्या कर रही है, banks ज़्यादा से ज़्यादा invest कर रही है कहाँ पर, साइबर सिक्योरिटीज़ में, ताकि जो डेटा है वो क्या हो, वो सेफ रहे, ठीक है, अच्छा कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क बना रही है, डेटा को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रैटेजीज बना रही है ताकि जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है उसे संभाल कर रखे, उसे सेफ रखे एंड इंश्योर करे कि जो भी रेगुलेशंस है उसे फॉलो किया जाए। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। Expansion of financial inclusion. Banks are playing a pivotal role in promoting financial inclusion by expanding access to banking services in underserved and rural areas. तो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर किस तरह बढ़ रहे हैं, ताकि कैसे बढ़ रहे हैं, हम अपनी जो बैंकिंग सर्विसेज है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं एंड बैंकिंग सर्विसेज को कहाँ पहुँचा रहे हैं, अंडर सर्व्ड एरियाज, ठीक है, अनसर्व्ड एरियाज, अंडर सर्व्ड एरिया, रूरल एरियाज में। इनिशिएटिव जैसे कि जन धन योजना, कौन सा इनिशिएटिव, जन धन योजना, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी हो रही है, बैंकिंग पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है एंड एम्पावरिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ with access to credit and saving facilities. तो बेसिकली डिफरेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि जन धन योजना हो गया, आधार अनेबल्ड पेमेंट स्कीम हो गया, माइक्रो फाइनेंस के जो पार्टनरशिप है, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, ये आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करती है कि किस तरह आपको सेविंग करनी चाहिए, किस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह आप प्रॉपर फाइनेंस से जुड़े हुए डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। बैंकिंग क्या हो रही है, बैंकिंग और पेनिट्रेट कर रही है, मतलब बैंकिंग और इंक्रीज कर रही है, और जो भी मार्जिनलाइज, जो छोटे कम्युनिटीज़ वाले लोग हैं, मतलब जो कि लो इनकम पीपल है, वो भी प्रॉपरली एक्सेस कर पाए जो भी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ है, जैसे कि क्रेडिट एंड सेविंग वगैरह का यूसेज कर पाए। नेक्स्ट वी हैव इज सस्टेनेबल बैंकिंग प्रैक्टिसेस। जो भी बैंकिंग प्रैक्टिसेस हो वो क्या हो, सस्टेनेबल हो। देयर इज ग्रोइंग अवेयरनेस एंड अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल बैंकिंग प्रैक्टिसेस among banks in India. Banks are integrating, this is very important point, banks क्या integrate करिए, environmental, social and governance, that is ESG, environmental, social and governance criteria into their lending and investment decisions. तो basically ये तीन चीज़ों को merge कर रही है, किसे, ESG, environmental, social and governance को, ताकि प्रॉपर लैंडिंग हो पाए एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प हो। ग्रीन फाइनेंसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, अगेन रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें
तो ये इसमें हो जाएगा आपकी विंड एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी का एग्जांपल ले सकते हैं, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ग्रीन फाइनेंसिंग की अगर बात करें, ई व्हीकल्स हो सकते हैं। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर बिकमिंग इंटीग्रल टू बैंक्स कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स। तो बेसिकली क्या है कि ग्रीन फाइनेंसिंग हो गया या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसके, बैंक कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजीज के लिए एंड रिस्क को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव ओपन बैंकिंग एंड API इंटीग्रेशन। ओपन बैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक बैंक दूसरी बैंक को कस्टमर की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो दे सकता है, प्रोवाइडेड कि कस्टमर से उसने परमिशन ली हो। तो ओपन बैंकिंग इनिशिएटिव्स आर गेनिंग ट्रैक्शन, ठीक है, ग्रिप आजकल बना रहा है, अनेबलिंग सिक्योर डेटा शेयरिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग बैंक्स, फिनटेक्स एंड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें डेटा सिक्योर्ड वे से क्या हो रहा है, शेयर किया जा रहा है अमंग बैंक्स, फिनटेक में या फिर थर्ड पार्टी के साथ। इसमें जो एप्लीकेशन यूज़ होता है बैंकिंग के अंदर, ओपन बैंकिंग के अंदर जो एप्लीकेशन यूज़ होता है दैट इज़ API के बेस में काम करता है। API होता क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। क्या है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस फैसिलिटेट सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज। मतलब क्या कि ईजी हो जाएगा सर्विसेज का इंटीग्रेशन करना, enabling customers to access a wider range of financial products and services from multiple providers through a single platform। तो एक ही प्लेटफॉर्म से डिफरेंट प्रोवाइडर्स से अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है। तो यही है API का यूसेज। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एक बार हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, These emerging trends indicate a transformative shift in the banking landscape in India, driven by innovation, digitalization, customer centricity, regulatory reforms, sustainable practices। तो बेसिकली अगर हम emerging trends की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो बैंकिंग है बहुत ही चेंज होता हुआ दिख रहा है, नई नई इनोवेशंस आ रही है, डिजिटलाइजेशन आ गया है, जो भी सर्विसेज है दैट इज़ कस्टमर सेंट्रिक हो चुकी है, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूसेज किया जा रहा है। बैंक्स दैट एम्ब्रेस दीज ट्रेंड्स एंड अडैप्ट क्विकली टू चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स आर पॉइज्ड टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस। तो इससे हो क्या रहा है, हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, फोस्टरिंग नई नई इनोवेशन। कॉम्पिटिशन होगा तो जनरल बात है कि वहाँ इनोवेशंस आएंगी, नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे ताकि हर जो बैंक है वो अपना बेटर करना चाहती है। एंड डिलीवर वैल्यू एडेड सर्विसेज दैट मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द कस्टमर्स इन द डिजिटल एज। तो बेसिकली क्या है कि इनोवेशंस आएंगी, टेक्नोलॉजीज जो वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, एंड क्या होगा, जो भी उनकी नीड्स है, कस्टमर्स की नीड है जो आज की डेट में वो फुलफिल की जाएगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। तो बैंकिंग इन इंडिया फेसेस सेवरल चैलेंजेस दैट इम्पैक्ट इट्स फंक्शनिंग, एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू सर्व कस्टमर्स इफेक्टिवली। क्या क्या प्रॉब्लम्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसे हम NPAs भी कहते हैं, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो मान लो जो लोन प्रोवाइड किया गया, जो एडवांसेस प्रोवाइड किए हैं, 90 डेज़ के अंदर अगर लोन की पेमेंट एंड इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती है तो उसे किस कैटेगरी में डाल दिया जाता है, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। NPAs आर लोन्स दैट बोरोवर्स हैव नॉट रीपेड फॉर मोर देन 90 डेज। 90 दिन हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं, एंड जो बोरोवर है उसने पैसा नहीं दिया है बैंक को वापस। हाई लेवल्स ऑफ NPAs ट्रेन बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएंगे तो बैंक की जो पोजीशन है, जो बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल हेल्थ, वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, एंड रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। तो NPAs बढ़ेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी डगमगा जाएगी, तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, एंड लिमिट देयर एबिलिटी टू लेंड टू द न्यू बोरोवर्स। जब NPAs ज़्यादा हो गए तो नए बोरोवर्स को देने के लिए उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं बचेगा,
और अगर सफिशिएंट पैसा नहीं बच भी रहा है तो उनके पास एक टेंशन होगी कि ये वापस एनपीए में ना चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, दैट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। मेनी पीपल स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज स्टिल डू नॉट हैव एक्सेस टू द बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। तो आज के समय में भी अगर बात करें, जो रिमोट एरियाज़ है, जो एकदम रूरल एरियाज़ है, वहाँ पर मिनिमम जो बैंकिंग की सर्विसेज होते हैं, मिनिमम फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि सेविंग्स, लोन्स, ये भी अभी तक प्रोवाइड नहीं हुए हैं। ठीक है, दिस लिमिट्स देयर एबिलिटी टू सेव। इससे क्या हो रहा है, वो प्रॉपरली सेव, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने पर्सनल नीड्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं इंडिया में बैंकिंग से जुड़ी हुई, दैट इज़ फ्रॉड एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क। जहाँ लूप होल्स दिखते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जा रही है। बैंक्स फेस इंक्रीजिंग थ्रेट्स फ्रॉम द फ्रॉडस्टर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स। तो जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं उनसे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं जो भी वीकनेस है हमारे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में। तो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो भी लूप होल्स हैं, तो साइबर क्रिमिनल्स क्या करें, उस लूप होल्स का गलत यूज़ कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं। ब्रीचेस इन साइबर सिक्योरिटी कैन कॉम्प्रोमाइज कस्टमर डेटा। तो अगर ये जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है, अगर उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रीच करते हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या, जो हमारे कस्टमर्स का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ट्रस्ट जो है बैंक के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा एंड लीड टू फाइनेंशियल लॉसेज। एंड फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा किसे किसे, कस्टमर्स को तो होगा साथ में, बैंक्स को तो होगा, कस्टमर्स को भी साथ में होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, some banks in India still rely on outdated technology system that are inefficient, prone to errors and unable to support modern banking services। तो आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पर प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इनएफिशिएंट है, एरर्स हो जा रहे हैं, और जो आज की डेट में जो बैंकिंग सर्विसेज है उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। दिस हैम्पर्स ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम होंगी तो इससे क्या होगा, जो ऑपरेशंस करने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी एंड लिमिट द रोल आउट ऑफ इनोवेटिव डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस। तो जो नए नए बैंकिंग के सॉल्यूशंस है, डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस है, वो नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटरी चैलेंजेस। Banks in India operate under a complex regulatory framework that includes compliance with rules and regulations set by RBI and other authorities। तो different authorities and RBI क्या है, rules and regulations set करती है बैंक्स के लिए। ये इसको, और ये जो रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसे फॉलो करने में बहुत दिक्कतें आती है। अडेयरिंग टू दीज रेगुलेशंस एड टू ऑपरेशनल कॉस्ट एंड कैन स्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन द बैंकिंग ऑपरेशंस। तो बेसिकली क्या है, ये सारे जो रेगुलेशंस है इससे क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है बैंकिंग ऑपरेशंस में। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल लिटरेसी। Many customers lack basic financial literacies which hinders their understanding of banking products, services and their rights as customers। तो बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कस्टमर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं, ठीक है, उनको नहीं पता, विच हिंडर्स देयर अंडरस्टैंडिंग द ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स। उनको प्रॉपर बैंकिंग के जो सर्विसेज है, बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स है वो प्रॉपरली नहीं पता है, उनके क्या राइट्स है एज बीइंग अ कंज्यूमर, उनको अवेयरनेस नहीं है। दे कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, पुअर फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिससैटिस्फैक्शन विद द बैंकिंग सर्विसेज। तो बेसिकली अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी तो वो चीज़ें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाएंगे एंड अल्टीमेटली क्या है, जो बैंकिंग की सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग उनका डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा, वो खुश नहीं होंगे। स्लो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर डिस्प्यूट हो गया बैंक या कस्टमर का, बैंक एंड कस्टमर के बीच में, सच एज गलती से कोई चार्जेस कट गए, ठीक है, या फिर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो डिले हो गया, ऑफन टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिजॉल्व। तो अगर मान लो आपके पैसे गलती से कट गए हैं या फिर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, कई बार हमने देखा कि हम गूगल पे करते हैं फिर हैंग हो जाता है या पेमेंट प्रोसेसिंग में चली जाती है, तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करने में क्या करती है, समय लेती है।
दिस इम्पैक्ट कस्टमर ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन विद बैंकिंग सर्विसेज। तो अल्टीमेटली ये किसको हैम्पर कर रहा है, कस्टमर के ट्रस्ट को और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल को। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज हाई कंपटीशन। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा, हाईली कॉम्पिटिटिव है। हर बैंक अपना बेस्ट करना चाहता है पर्सनलाइज सर्विसेज देके। विथ न्यूमरस बैंक weighing for market share, this competition can lead to aggressive pricing strategy, reduced profit margin and pressure to innovate and offer better services to attract and retain customers। तो बेसिकली क्या होगा, हर बैंक अपना बेटर से बेटर करना चाहेगा, एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज लेकर आएगा, अपनी प्रॉफिट मार्जिन उसकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आता है, नए नए इनोवेशंस लेकर आता है ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करके रिटेन कर सके। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इशूज़। इन रूरल एंड रिमोट एरियाज बैंक फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर कनेक्टिविटी। तो बैंक की अगर हम बात करें, अगर हम रिमोट एरियाज़ की बात करते हैं, रूरल एरियाज़ की बात करें, तो बैंक्स प्रॉब्लम्स फेस करती है, चैलेंजेस फेस करती है रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे प्रॉपर रोड्स नहीं है, रेलवेज अवेलेबल नहीं है। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन बैंक ब्रांचेस, ATMs, रिलायबल इंटरनेट सर्विसेज फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। तो बेसिकली क्या है कि बैंक को प्रॉपरली जो उसके ब्रांचेस है वो ओपन नहीं हो पा रहे, या फिर ATMs नहीं प्रॉपर ओपन हो पा रहे, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही है जिससे कि डिजिटल बैंकिंग हो सके। नेक्स्ट इज policy uncertainty. Changes in government policies, economic conditions, regulatory requirement can create uncertainty for the banks. तो बेसिकली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है उसको उस पर चेंजेस आना, इकोनॉमिक हमारी जो कंडीशंस है उसमें कुछ चेंज आना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें चेंजेस लेकर आना, तो ये क्या, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बैंक के लिए अनसर्टेनिटी तो क्रिएट करती है। दे मस्ट अडेप्ट क्विकली टू न्यू पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस। तो जो नई नई गाइडलाइंस वो बना रहे हैं, नई नई पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उसे जल्द से जल्द क्या करना पड़ता है, उसे फॉलो करना पड़ता है, विच कैन इम्पैक्ट द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो क्या है, जो पुरानी चीज़ों को छोड़ के उनकी जो नई नई स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज़ बन रही है उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि इनकी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें इम्पैक्ट आता है, एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हम बैंकिंग सेक्टर में फेस करते हैं। तो एक बार हम कंक्लूजन देख लेते हैं। Addressing these challenges require collaborative efforts from banks, regulators, policy makers, and other stakeholders to promote financial stability, enhance customer trust, and foster sustainable growth in the banking sector in India. तो बेसिकली ये जो challenges है ये ओवरकम कैसे होंगे, सबके इंटीग्रेटेशन से, सबके मिलने से होंगे, ठीक है, इंटीग्रेट होने से होंगे। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, एंड सस्टेनेबली हमारी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो करेगी। सस्टेनेबल ग्रोथ होगा कहाँ पर, बैंकिंग सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैंकिंग। 6 इसके सब टॉपिक्स थे, हमने सारे टॉपिक्स पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद द कृषि शास्त्र, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।